Assalamualaikum. Good morning everybody. Welcome. How is it going? Okay, so the weather is so much better today in Karachi. पता नहीं क्या चेंज हुआ है लेकिन थोड़ा सा ओवरकास्ट लग रहा है। बारिश तो नहीं हो रही ना? फुहार जिसे कहते हैं ना, बूंदाबांदी भी नहीं है, फुहार पड़ रही है और बहुत ही मतलब बेसिक किस्म की, गाड़ियाँ गंदी करने वाली। However, इट फील्स गुड और इससे बेहतर हम आपको क्या बता सकते हैं, वरना तो आपको पता है टायर पास खास तौर पर हम कह दें हमारे बाइक पे जो ट्रैवल करने वाले भाई बहन हैं वो एहतियात बरतें, क्योंकि जब इस तरह जब सड़क पे पड़ा हुआ ऑयल और गंदगी इस थोड़े से पानी से मिलता है तो सड़कें बहुत स्लिपरी हो जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। प्लीज़ एहतियात से अपनी बाइक चलाएं और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, हाँ बता दिया। प्रोग्राम का आगाज़ हम करना चाहते हैं आपको कुछ रूह परवर मनाज़िर दिखाकर। सऊदी अरेबिया में मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आ गया है और यकम मुहर्रम उल हराम को अब क्या होता है, इससे पहले हज के दौरान हुआ करता था मक्का मुकरमा में गिलाफ़े काबा तब्दील होता है और इसकी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। एक पूरी सेरेमनी इसकी होती है जो कि हम आपके साथ शेयर करें। बाय द वे, व्हेन हैव यू सीन काबा के इतना वरना तो रश आप एक्सपेक्ट करते हैं और हज पे तो बहुत दुनिया थी। What a lovely time to be there वैसे right now, रश भी ना हो और आप पहुंच भी जाएं। मताफ में ज़ाहिर है बहुत कम लोग मौजूद, लेकिन पता है क्या, ये आप देख रहे हैं कि प्रॉब्ली लोगों को दूर किया गया है इस तकरीब के लिए। अच्छा। सो यस, और किस्वा फैक्ट्री के को भी विटनेस करना इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। किस्वा फैक्ट्री जहाँ पर ये गिलाफ तैयार किया जाता है, 250 इसके माहिरीन और हरमैन इंतज़ामिया के कारकुनान सब आए, सब ने गिलाफ काबा की पुरवकार तब्दीली की तकरीब में हिस्सा लिया और जो ज़ायरीन वहाँ मौजूद थे बस वो हैरत ज़दा होकर दुआएं करते रहे, अपने रब की बड़ाई बयान करते रहे। यू नो, एज यू सेड कि दिस मस्ट हैव बीन एन एक्सपीरियंस फॉर ऑल दोज़ हु आर प्रेजेंट देयर। हम इसको टीवी पे देखते हैं और हम मेस्मराइज हो जाते हैं। वी वांट टू जस्ट वॉच इट एंड वी वांट टू ऑलमोस्ट वी स्टार्ट फीलिंग लाइक वी आर देयर। सो लकी आर दोज़ हु आर एक्चुअली देयर और वो विटनेस कर रहे हैं। So anyway, we wanted to start today's show with this because हम बड़े इससे मुतासिर हुए, तो we wanted कि आप लोग भी इसको ज़रूर देखें। But now let's move on to other pressing stories। और आपको पता ही है कल से ये बात, actually this is the main lead story of the day, not just for Pakistan, for actually anywhere else, क्योंकि आखिरकार वो लम्हा कल आ ही गया यस्टरडे, जिसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क ने सफारती कोशिशें की थी तो वो है पाकिस्तान। और अमेरिका ईरान अमन मुआहदा हो गया है, पूरी दुनिया ने सुख का सांस लिया है और तेल की आलमी मंडी के अलावा स्टॉक मार्केट्स पर भी इस पेशरफ के मुस्बत असरात जो हैं वो वाज़े तौर पर दिखाई दिए हैं। ये हम आपको कल से एक्चुअली बता भी रहे थे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कल तस्दीक कर दी है कि ईरान अमरीका डील पर डिजिटल दस्तखत जो हैं वो इतवार को हो गए, ऑलरेडी हो गए हैं। तो वो जो सेरेमनी होनी है ना, वो जो MOU साइन होना है, जो फ्राइडे को होना है स्विट्जरलैंड जेनीवा में, वो तो होगा बट डिजिटली दे हैव ऑलरेडी साइन, बोथ द पार्टीज हैव एक्चुअली साइन। तो उसका भी एक सुख के सांस की बात हो रही है, तो वो भी है, वरना we were just thinking anything, even a statement can come and spoil everything else। अच्छा जी, कल अपने बयान में ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप, नायब सदर JD वैंस और ईरान की तरफ से डिजिटल दस्तखत ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने की है। ईरानी मीडिया डील के बाद एक और पेशरफ सामने आई है। ईरानी मीडिया का कहना है, ईरानी मीडिया की तरफ से ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान अमेरिका डील के बाद बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। ज़ाहिर खत्ते की सूरत हाल पर भी हमारी नज़र है और साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स और 2 सामान बरदार जहाज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी से गुजर गए हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के लिए $300 अरब के फ़ंड पर गौर कर रही है। अच्छा। फ़ंड हुकूमतों की तरफ से नहीं बल्कि ईरान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद लोगों या उन कंपनियों के लिए बनाया जाएगा। ईरान के लिए फ़ंड्स का इजरा मुआहदे की पासदारी से मशरूत होगा। अच्छा, ये आपने बता दिया कि फंड जो है वो हुकूमतों की तरफ से नहीं बल्कि ईरान की तरफ से होगा। ओके, ये भी हो गया है और साथ आपको कुछ दिखा दें। अच्छा, हमारी तरफ एक बाज़ाब्ता तकरीब होनी है स्विट्जरलैंड में
वो पाकिस्तान की मेज़बानी में ही होगी, यानी कि वो रोटी भी सानू पै गई है। Seriously, we are actually hosting it in Switzerland. भाई हमारे पास हमारा इतना खूबसूरत स्विट्जरलैंड से बेहतर जगह है, बट एनीवे ऑफ कोर्स ये तो हम वैसे ही कह रहे हैं, अदरवाइज जी वहीं होना जहाँ होना है। जी ट्रंप ने कहा है कि वो खुद भी इस तकरीब का हिस्सा बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में ईरान अमरीका मुआहदे पर मुबारकबाद दी है और फील्ड मार्शल की कोशिशों को भी सराहा है। सुने ज़रा क्या उनका कहना था। ईरान अमरीका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब फराज आए कि यूँ लगता था कि अभी मामला ख़त्म हो जाएगा, मगर कि इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी। जो इज्जत अल्लाह ताला ने आज अता फरमाई है जनाब स्पीकर, अपनी कमाल मेहरबानी से कभी तारीख में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा जी, ये सब कुछ आपने देख लिया और साथ ही आपको बताएं कि तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कल मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का जो मैकेनिज़्म है वो आज या कल फाइनल किया जाएगा और फिर इसका ऐलान भी हो जाएगा। लेबनान के ख़िलाफ़ जारियत का ख़ात्मा, उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम भी मुफाहमती यादाश्त का बुनियादी हिस्सा होगा। ये MOU में क्या क्या होगा ये उस पर बात हो रही है और साथ ही दस्तखत से पहले ईरानी हुकाम अरब मुल्कों के दौरे करेंगे और उन्होंने कहा है दस्तखत से पहले अरब मुल्कों को दौरा करने, मतलब 2 दिन तो रह गए दस्तखत में, उससे पहले ही तो होंगे। उसमें वो कर लेंगे। आपने हुर्मुज़ पर मैरीटाइम सर्विस फीस वसूल की जाएगी, ये भी दावा किया गया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि आपने हुर्मुज़ जिस तरह पहले चल रही थी प्री वॉर वाली सिचुएशन पर ही बरकरार रहेगी। खैर, मुआहदे के तहत अमेरिका ने हर्जाने की अदायगी और मुंजमद असासे बहाल करने का वादा भी किया है। दूसरी तरफ अमरीकी ओहदेदार ने नाम बताने की शर्त पर, खबर एजेंसी से नाम ना बताने की शर्त पर, ऑब्वियसली नाम बताने की शर्त क्या होती है वो तो गुफ्तगू में इन इत्तलात की तस्दीक की है कि अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे जारी करने और पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार है, मगर इसका इन्हिसार जो है वो ईरान की कारकर्दगी पर होगा। आपको पता ना, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा बेसिकली, उनका ये कहना है। अमरीकी ओहदेदार का कहना था कि मुज़ाकरात के अगले मरहले तक खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदा पोजीशन जो है वो बरकरार रहेगी और अमरीका ईरान मुआहदे के ऐलान के बाद आलमी मंडी में ख़ास खाम तेल की कीमतों में कमी हो गई है। और कल अब्दुल्ला, ये बेहतर आप जानते होते हैं तो प्लीज़ याद दिलाएं कि ब्रेंट क्या हो गया था, $82 फी बैरल हो गया था और अमरीकी खाम तेल की $80 फी बैरल में ट्रेड हुई है। आलमी स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 4,639 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,77,039 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई और जापानी और कोरियन स्टॉक्स में भी इजाफा देखा गया है। देखा इनफैक्ट इस वक्त जा रहा है बिकॉज वो हमारी से पहले ओपन हो जाती हैं मार्केट्स। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कसूरी साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा जी कसूरी साहब, ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये बताएं कि अमेरिका और ईरान जो है वो असूली तौर पर एक डील तक तो पहुंच चुके हैं, 3 दिन बाद इस पर दस्तखत भी हो जाएंगे और डिजिटली तो वो दस्तखत एक्चुअली कर भी चुके हैं। तो आपकी नज़र में ये कितना तारीखी काम हुआ है, दुनिया में क्या तब्दीलियां आएंगी इसके बाद, व्हाट डू यू फोरसी? बहुत बड़ी बात इसलिए सारी दुनिया के लिए ये बहुत एक नेक शगुन है, पाकिस्तान के लिए इसलिए मैं तारीखी कह रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 2 दहाइयों से, जब से प्रेसिडेंट ओबामा ने चाइना अटलांटिक से हटा के फोकस किया था साउथ चाइना सी पे और चीन पे, तो उस वक्त के बाद हिंदुस्तान को एक उनके नजदीक जबरदस्त मौका मिल गया कि वो बावर कराने में कामयाब हो गए और अमेरिका खुद बावर ये चाहता था हिंदुस्तान को उस रोल में लाना
कि वो भारत को अपने इस काम में शामिल करे कि वो उसका मददगार साबित हो चीन को कंट्रोल करने में और उसका मुकाबला करने में। लेकिन जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि वो 20 साल पाकिस्तान को ये बस यही कहता रहा आतंकवाद टेररिज्म वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान के खिलाफ उसने जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया। उसी की वजह से हम FATF में चले गए थे और मुश्किलों से वहां से निकले थे FATF से। तो एक ऐसा तमाचा पड़ा है भारत के मुंह पे जो वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जी ये टेररिज्म और जिस मुल्क को टेररिज्म के ताने देते थे उसी मुल्क ने ये तारीख साज काम सरंजाम दिया है। अच्छा कसूरी साहब, इस बारे में आपसे पहले भी बात हुई है कि सदर ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी पे कितना फ़र्क पड़ रहा था। अमेरिका के अंदर भी इसराइल के ख़िलाफ़ अब आवाज़ें तवाना हो रही हैं, जहां पब्लिकली इस बारे में बात नहीं की जा सकती थी, अब बात भी हो रही है। तो इस डील से अमरीकी सदर की क्या आपको लगता है कि साख जो खोई थी उन्होंने इस जंग के दौरान या इसराइल की बिला जवाज़ हिमायत के साथ वो बहाल हो सकेगी? उनकी पॉपुलैरिटी पे जो डेंट पड़ा था, कैन दैट बी रिकवर्ड? ये डिपेंड इस पे करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तो MOU किया ना कि वो एक्चुअली पीस ट्रीटी करते हैं। अगर तो पीस ट्रीटी करके फिर तो वो तारीखी नौयत की एक कामयाबी हासिल कर लेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। वो देखे ना, जो अगर ट्रीटी हो गई जैसे फ्रांस और जर्मनी में हुई थी एलिजे ट्रीटी, वो तो बहुत तारीख साज काम होगा। क्या ये कर सकेंगे मैं अभी नहीं बता सकता। कुछ दिन, कम से कम 14 दिन तो मैं वॉच करूंगा अभी कि एलिजे ट्रीटी के लिए तो बहुत कुछ है। फ्रांस और जर्मनी को बहुत कुछ भुलाना पड़ गया था। क्या अमेरिका वो भुलाने को तैयार है? एक रेजोल्यूशन का तो ये तरीका है कि वो ईरान, मैं किसी सूरत में नहीं समझता कि अपना राइट गिव अप करेगा कि उसको NPT की टर्म्स में उसको इजाजत है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की कि वो सिविलियन पर्पसेस के ये जो है इस्तेमाल कर सकता है। हेल्थ में, हॉस्पिटल्स में यूज होती है, एग्रीकल्चर में होती है, कई चीजों में होती है। हम मकबूल हो जाएंगे उसी सूरत में होंगे कि अगर 60 दिन में पीस ट्रीटी की तरफ जाते हैं, अमन की तरफ जाते हैं। चले, ऑल ऑफ दैट रिमेन्स टू बी सीन। कसूरी साहब, वैसे तो अगर सदर ट्रंप को सुने तो वो कहते रहते हैं कि उन्होंने पता नहीं दुनिया में कितनी जंगें जो हैं वो रुकवाई हैं, लेकिन इस बार तो अमेरिका की ये जो जंग है वो पाकिस्तान ने रुकवाई है और दुनिया के सामने है, दुनिया जानती है। पाकिस्तान का ये बढ़ता हुआ सिफारती किरदार जो है वो हमारे दुश्मनों को तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। नॉट दैट इट मैटर्स टू अस। तो क्या अब जो आप देख रहे हैं ये कहना, हाँ, ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं कोई नई साजिश वो ना कर लें, क्योंकि इट वुडंट बी द फर्स्ट टाइम दे हैव डन दिस बिफोर। क्या आपको लग रहा है? मुझे ये पता है, खुश तो बिल्कुल नहीं, गुस्से में पागल हुए हैं, लेकिन उनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो होशमंदी के नाखून उन्होंने अभी लिए हुए हैं और वो अक्लमंदी से तज्जिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान को जो धक्का पड़ा है उसकी अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से पड़ा है। कि हिंदुस्तान में डिबेट शुरू हो गई है और उस मीडिया में भी डिबेट शुरू हो गई जो पाकिस्तान मुखालिफ है। वो भी अभी ये सोच रहे हैं कि जो ये हिंदुस्तान को नुकसान हुआ इसको रिवर्स करना पड़ेगा। You're right। और वहाँ जो डिबेट में का हिस्सा ये भी है कि उनको इस बात की समझ नहीं आई कि इंडिया किस तरह आइसोलेट हो गया और सारी बात जो है ये सारी पीस डील एंड नॉट जस्ट अ डे और टू, मतलब फॉर मंथ्स ये पाकिस्तान की ही कोशिश है। तो ये इस पे वो काफ़ी बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ज्वाइन किया डॉक्टर मरियम साहिबा ने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपसे भी इस दौरान मुतअद्दिद दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है। ईरान के मामलात अब ज़ाहिर है तय हो गए हैं। क्या हम ये कितना फ्रेजाइल है या कितना मजबूत है ये मुआहिदा मंतकी अंजाम तक, तो सॉर्ट ऑफ सिग्नेचर की हद तक तो पहुँच गया, वर्चुअली फिर फिजिकली पहुँच जाएगा, उसके बाद भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। क्या हम इस मुआहिदे के बाद खित्ते में एक नए दौर का आगाज देख सकते हैं? ये कबल उस वक्त होगा कि इस मुआहदे से खित्ते में इस्तेकाम और अमन आ जाएगा, इसलिए कि ये जो इस वक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसमें तो साफ ये बात है कि पूरा जो अमन का सिलसिला है वो 2
मरहलों में होगा। ये सिर्फ पहला मरहला है जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा इन एक्सचेंज फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द ब्लॉकेड बाय द यूएस, और फिर जो सीज फायर है उसकी भी एक्सटेंशन होगी 60 दिन के लिए। लेकिन जो सबसे मुश्किल मरहला है वो तो आगे है, जिसमें कि न्यूक्लियर इशू ज़ाहिर है सबसे अहम जौहरी इशू ही है, और उसके अलावा मुख्तलिफ और जो डिमांड्स हैं आप कह लीजिए ईरान की तरफ से कि उनके जो एसेट्स फ्रीज हुए हैं उनको अनफ्रीज करना, और फिर ये भी कि जो सीज फायर है हमने देखना है कि आया वो लबनान में भी होल्ड करता है कि नहीं, इसलिए कि इसराइल की तो पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से उसको सैबोटाज किया जाए, इसलिए कि इसराइल तो नाखुश है इस मुआहदे से। लेकिन ये भी बात जो सामने आई है वो ये है कि अमेरिका ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो सीज फायर है वो उसमें लबनान शामिल है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये पहला मरहला है, बहुत अहम है। जाहिर है कम अज़ कम इससे अमन की यानी कि देरपा अमन की एक उम्मीद की किरण तो सामने आई है, लेकिन अभी तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि सेकंड फेज में दूसरे मरहले में आया जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं क्या वो रिजॉल्व होते हैं या नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो दूसरे मरहले के लिए ही रह गई हैं, जिनके बारे में बड़ी बात हो रही थी ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। डॉक्टर मलिहा ये बताइएगा कि ईरान का कहना है कि लबनान में इजरायली जारियत का खात्मा जो है वो भी इस अंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा है, लेकिन इजराइल को तो हम देख ही रहे हैं, उनका रवैया जो है फ़िलहाल वो बिल्कुल हमें तब्दील होता नज़र नहीं आ रहा। दे स्टिल आर एक्टिंग लाइक उनके ऊपर कोई लगाम नहीं डाल सकता, वो उसी तरह कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। क्या लबनान का मामला ऐसा है जो आपको लगे कि डील ब्रेकर भी बन सकता है? ये अगर लबनान में इजराइल जो है वो अपनी फौजी कार्रवाई जारी रखता है तो फिर तो जाहिर है ये एक डील ब्रेकर साबित हो सकता है, इसलिए कि जो अंडरस्टैंडिंग है ईरान की वो तो यही है, और मैं समझती हूँ कि अमेरिका ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि जो सीज फायर है वो एक्सटेंड करेगा टू लेबनान। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि इजराइल की तो पूरी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह से इसको डीरेल किया जाए इस एग्रीमेंट को, लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है वो ये है कि आया सदर ट्रंप क्या रवैया अख्तियार करता है अगर इजराइल इसी तरह लबनान में अपनी मिलिट्री एक्शन जो है वो जारी रखता है। तो अभी तो बहुत ही यानी कि ये अहम पहलू है इस पूरी अमन की डील में, और देखना यही है कि आया सदर ट्रंप इजराइल को रोक पाता है या नहीं, और उस पर फिर मबनी है फेट एंड फ्यूचर ऑफ द पीस डील। अच्छा डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान की कोशिशें तो ज़ाहिर है सभी देख रहे हैं, सब इसके मोतरफ भी हैं एक्सेप्ट अ वेरी फ्यू। हमारा किरदार दुनिया में अब उभर चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है, हम इस पे कैपिटलाइज कैसे करें, और क्या वक्त आ गया है कि दुनिया अफ़गानिस्तान और इंडिया वाले इशूज़ में भी पाकिस्तान की मदद करे, पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। सदर ट्रंप कितनी मरतबा भारत के साथ सालिसी की बात कर चुके हैं ताकि हमारे देरीना मसाइल हल हो सकें और हम मतलब टेंशनों से आज़ाद होकर आगे बढ़ें ना। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान ने जिस तरह से एक कलीदी रोल प्ले किया है अमन के मुआहदे में, रोल जो उसका रहा है उसको पूरी दुनिया ने सराहा है, और अभी भी मुख्तलिफ मुल्कों से अप्रिसिएशन के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो जाहिर है हमारे लिए भी ये एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने एक इतने अहम किस्म के इशू पे अपना रोल प्ले करके एक अमन की तरफ दो मुल्कों को लेके गए जो जंग में थे। लेकिन फिर इससे अगर ये तवक्को करना कि जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल अप्रिसिएशन मिल रही है उससे इंटरनेशनल मदद मिलेगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलों को रिजॉल्व करने की, मैं समझती हूँ वो अलग इशू है। ये पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो अलग इशू है। इन दोनों को कन्फ्लिक्ट करना मैं नहीं समझती मुनासिब होगा, और ना ही मैं देखती हूँ कि इस तरह की कोई इंटरनेशनल इनिशिएटिव होगा जिससे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान किसी किस्म का डितांत हो या राप्रोशमा हो। ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और भारत के अपने हाथ में है कि वो आगे कैसे लेके जाते हैं, बिकॉज उनकी तल्लुकात जैसे कि आपको पता है उनमें डेडलॉक है, स्टेलमेट है। और जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है मेरा ख्याल अगेन वो एक बाहमी मसला है, उसकी क्यों हम तवक्को करें कि कोई इंटरनेशनल हेल्प आए। ये तो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, जो टेंशन तनाव है, ये तो हम ही इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बाहर के जो एक्टर्स हैं वो नहीं कर सकते और ना ही उनमें कोई दिलचस्पी है।
शुक्रिया आपका Thank you, Dr. Mali थैंक Halodi. यू फॉर योर टाइम। जाहिर है मैं कहता हूँ जहाँ तक पहुंच गए हैं उसके बावजूद भी इट इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी। देखिए, एज मच एज वी वुड लाइक कि हमने इतनी मदद की है और जंग जो है वो रुकवाई है एंड ऑल दैट वी वुड लाइक थिंग्स टू बी बेटर फॉर अस इंस्टेंटली, लेकिन हमें ख़ुद को बहुत कुछ बदलना है इधर। हमें अपने मुल्क में ना, ख़ासतौर पे कल पता नहीं कोई डॉक्यूमेंट्री लगी हुई थी एंड आई वाज वाचिंग इट अब्दुल्ला, हमारी जो ओवर पॉपुलेशन और लैक ऑफ एजुकेशन है ना, ये दो इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। दे आर नॉट लेटिंग अस प्रोग्रेस। ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। बाकी दुनिया से हम क्या तवक्को रखें? वी हैव टू फिक्स दिस आवरसेल्फ। तो बाद में चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतर हो सकती हैं। मतलब तारीफ हो रही है, हम बड़े खुश हैं, तारीफ अच्छी लगती है ज़्यादातर लोगों को, और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से ट्रांसलेट हो जाए, पता नहीं क्या, लेकिन हम चाहते ज़रूर हैं कि वो ट्रांसलेट हो किसी अच्छी चीज़ में। इस पे हम कैपिटलाइज करें, इस पे जाहिर है किसको सोचना है, हुकूमत को सोचना है। ये सोशल मीडिया फॉर अंडर एज किड्स ये बैन हो रहा है पूरी दुनिया में, हमें भी बिल्कुल इसमें आ जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से आपको याद है शुरू हुआ था ये सिलसिला? तो ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको बता दें कि अब बरतानिया ने भी 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला कर दिया है। बहुत ही आला। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी इस सिलसिले में कुछ इक़दाम जो हैं वो उठाए हैं। जर्मनी समेत 1 दर्जन से ज़्यादा ममालिक ऐसे ही हैं जो कि बच्चों पर इस किस्म की पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं। ये बड़ी सीरियस चीज़ हो चुकी है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में ऐसा फैसला होना तो चाहिए, लेकिन इस पर बहरहाल बात जरूरी होनी चाहिए। नहीं होना तो बात की बात है ना, पहले डिस्कशन तो शुरू। पता है डिस्कशन हो रही है, हम काफी अरसे से डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, आप भी कर रहे हैं, हम मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन और जहाँ होनी चाहिए वहाँ भी क्या हो रही है। बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तानी सोसाइटी भी सोशल मीडिया के बच्चों पर असरात से मुतासर हो रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म सकीर शामा का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को खतरनाक लत के तौर पर मुतासर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया में यह पाबंदी दीगर ममालिक से भी ज्यादा सख्त होगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड। शायद यही वजह है कि बरतानिया में इसे ऑस्ट्रेलिया प्लस मॉडल का नाम दिया जा रहा है। बरतानिया में बहुत सारे पाकिस्तानी भी बसते हैं। सो आप तो प्लीज जरा देख लीजिए कि क्या मामला। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना था कि जैसे हम अपने बच्चों को किसी अजनबी के साथ अकेला नहीं छोड़ते, और उसी तरह ऑनलाइन दुनिया में भी बच्चों को गैर महफूज हालात से बचाने के लिए ये पाबंदी जो है ज़रूरी है। क्या ज़बरदस्त वैसे ये बात है, बिकॉज ऑनलाइन द किड्स आर रियली अलोन। उनको नहीं पता कि कौन किससे क्या बात हो रही है, और फिज़िकली हम अपने बच्चे को अपनी नज़रों से दूर ना जाने दें। तो एक अंदाजे के मुताबिक आपको बता दें कि बरतानिया में कोई 91% वालिदैन जो हैं उन्होंने पाबंदी की हिमायत की है, ऑलमोस्ट सारे। और 16 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर, और स्नैपचैट, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सर्विसेज की उन्हें इजाज़त होगी। दुनिया भर में ये मामला जो है ये डिबेटेबल है और डिबेट हो रही है इस पर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ बच्चों पर सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी के हक़ में नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के बजाय सोशल मीडिया को उनके लिए ज़्यादा महफूज बनाकर बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। तो बेसिकली चिल्ड्रन स्पेसिफिक सोशल मीडिया इन अ सेंस वो चाहते हैं कि वो वैसी ही चीज़ ही सेफ हो कि बच्चे यूज़ भी करें। पॉइंट एज वेल, क्योंकि बच्चे कट ऑफ ही ना हो जाए ना, बिल्कुल जब बच्चे या कोई भी इंसान जब किसी भी चीज़ से कट ऑफ होगा, और एकदम मतलब बिल्कुल ऑटोमन एम्पायर वाली बात है ना, जब उन्होंने वो सिलसिला शुरू किया कि जो जानशीन थे उनको कत्ल नहीं किया जाता था, उसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था, और अचानक कभी ज़रूरत पड़ जाए या पहले वाला बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसको आइसोलेशन से निकाल कर बादशाह बना दिया जाता था। The model could not work. And also because वो इतना उसको पता ही नहीं होता था कि इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि उसको इतना आइसोलेशन में रखा होता था। So ये भी बच्चों को क्या हम आइसोलेट कर सकते हैं? मिडिल ग्राउंड में भी यानी कुछ होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा 10 निकाती फ्रेमवर्क भी जारी कर चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड, जिसमें हुकूमतों और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर जोर दिया गया कि वो बच्चों को ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मज़ीद मौसर और फौरी इक़दामात करें। अब क्या हो सकता है, हमने भी कुछ सजेशंस यहाँ दी हैं, और भी एक्सपर्ट से बात करते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि दुनिया में ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, फिर बरतानिया कह रहा है कि हम ऑस्ट्रेलियन प्लस मॉडल लाएंगे, लेकिन हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू नेविगेट थ्रू दिस। उसामा खिलजी कैन हेल्प अस आउट देयर। उसामा खिलजी ने हमें ज्वाइन की है, डायरेक्टर बोलो भी, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट एक्सपर्ट हैं। उसामा, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग।
उसामा, सबसे पहले तो your Good two morning. cents. Thank you. जी, your 2 cents on this न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही हम इसको कह देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया इतना रैपिडली इम्पैक्ट कर रहा है यंग माइंड्स को कि अब एक्चुअली मुल्क जो हैं, स्टेट्स जो हैं, दे आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इट। जी, मेरी नज़र में ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। बहुत मसाइल हैं बच्चों के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के एल्गोरिदम्स पे, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के, एक्सप्लॉयटेशन के, लेकिन फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं और मेरे ख्याल से इसको बैलेंस तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि देखें, एक तो बच्चों के हुकूक होते हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि क्या बैन इफेक्टिव हो सकते हैं, क्या इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अदरवाइज मतलब प्लेटफॉर्म डिज़ाइन जो है उसको देखने की ज़रूरत है। हमें डिजिटल लिटरेसी को बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप किस तरह सोशल मीडिया अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बजाय ये कि हम उनको बिल्कुल एक आइसोलेट कर दें। और देखें, ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप किसी चीज़ को बैन करते हैं या बिल्कुल किसी को मना करते हैं, बच्चे उसकी तरफ और जाएंगे और वो फिर अनसेफ तरीके जो है इख्तियार करेंगे सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए, जिसमें आपकी जो ओवरसाइट है वो बिल्कुल नामुमकिन होगी, क्योंकि आपने तो कानून के खिलाफ ही कर दिया ये बात कि उनका इस्तेमाल हो। तो मेरे ख्याल से एक रेकलेस किस्म का डिसीजन है कि कंप्लीट बैन करना चाहिए। और इसके अलावा जब आप एज वेरिफिकेशन प्रोसेस लाते हैं, जिसमें आपने जो है एज वेरीफाई करनी होगी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए, उसमें प्राइवेसी कंसर्न्स भी बहुत है। आप कंपनीज को अपना पर्सनल डेटा दे रहे हैं, अपने गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा और उसको किस तरह से फिर लीक भी हो जाते हैं, सिस्टम्स हैक हो जाते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन की वेरिफिकेशन के भी काफ़ी मसाइल हैं। तो मेरी नज़र में अगर आप बच्चों को जो है गाइड करें, आप उनके फवाइद पे फोकस करें, उनको डिजिटल लिटरेसी दें, करिकुलम में, स्कूलों में, और कई ममालिक में ये भी होता है। ये वियर्ड सी बात है कि एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगा दीजिए। क्या हम एज पे डिबेट कर सकते हैं? जैसे बरतानिया में अगर 16 साल की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान में भी हमारे सेनेटर सरमद साहब हैं, उन्होंने एक बिल प्रपोज किया है ऑलरेडी, जुलाई में शायद वो पेश भी कर दिया जाएगा बजट सेशन के बाद। उसमें 12 साल की बात की गई है। क्या हम एज पे बात कर सकते हैं कि हाँ जी, अगर 16 नहीं तो एटलीस्ट 12, और 12 से नीचे तो sort of blanket ban हो सकता है? How do you even make sure कि blanket ban होगा जब बच्चे घरों में अपने माँ बाप के फ़ोन उठा के बीच में घुसे? माँ बाप तो खुद दे देते हैं। उसामा, ये मुझे डूएबल नहीं लग रहा, बट इन एनी केस आप बताएं। जी, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला का अच्छा सवाल है कि क्या एज को कम किया जा सकता है। मेरी नज़र में ठीक है, अगर आपके 11-10 से छोटे बच्चे हैं, वो उनके लिए जो है ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप रेगुलेट करें। मिसाल के तौर पे कितना ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट जो है यूट्यूब पे होता है, दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे होता है, जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन उसमें फिर ऑब्वियसली इस तरह नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो है दिन में 8 घंटे यूट्यूब देख रहे हों या सोशल मीडिया देख रहे हो, जो कई घरों में होता है। तो वालिदैन के या जो गार्डियंस हैं, उनकी ओवरसाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा काफ़ी सोशल मीडिया कंपनीज ने ऑलरेडी जो है बच्चों के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे मेटा का मैसेंजर फॉर किड्स है फेसबुक पे, जिसमें बच्चे जो है फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो वालिदैन है उनकी ओवरसाइट होती है, उनका थोड़ा सा उसमें कंट्रोल होता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, और वो कुछ केसेस में एज अगर कम हो देख भी सकते हैं। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में भी बच्चों के सेटिंग्स होते हैं जो एक पासकोड के जरिए आप वो ऑन कर देते हैं। जो है वो कंटेंट बिल्कुल तो सिर्फ जो चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट है वो बच्चे देख सकेंगे। तो उसामा, क्या ये इक़दामात जो है, ये आपका ख्याल है, एंड आर यू प्रपोजिंग कि ये इंस्टाग्राम जो हमने एक्चुअली जो ज़्यादा यूज चीज़ें हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मतलब उनको ये काम करना चाहिए, उनको अपने फीचर्स इस तरह बदलने चाहिए कि बच्चे अंडर 12 और अंडर 16 वगैरह यूज़ करें, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ देयर्स?
112 तो मुझे समझ यस नहीं आता। एब्सोल्युटली। देखें प्लेटफॉर्म्स का एक्चुअली मसला यही है कि वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशंस को एडिक्टिव बनाएं ताकि लोग उनको इस्तेमाल करते रहें, ज़्यादा डेटा उनके पास जाता रहे, जिससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन उनको भी ज़रूरत है कि ये जिस तरह कुछ कंपनीज में ऑलरेडी चाइल्ड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वो उनकी बिजनेस के लिए भी बेहतर है और फिर बच्चों के लिए भी ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या मॉडल वर्केबल हो सकता है? वैसे तो एज पूछी जाती है जब भी आप किसी ऐप में साइन अप कर रहे होते हैं, और पेरेंटल कंसेंट की भी बात होती है अगर आप अंडर एज हों तो। हम क्या कर सकते हैं इस ज़मन में आगे बढ़ के? हम अगेन कोई एज डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम स्कूलों में एजुकेट कर सकते हैं, हम क्योंकि इसके बुरे असरात से भी एट द सेम टाइम बच्चों को बचाना चाहते हैं, और हम ये सोशल मीडिया ऐप्स के साथ साथ गेम्स की भी बात करें जहां पे इंटरैक्शन भी होती है, इंटरैक्टिव गेम्स हैं, उनके अलग चैट रूम्स चल और रहे होते वायलेंट गेम्स हैं, भी और वो एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है चीज़। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि इन गेम्स के थ्रू भी हम देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन भी होती है बच्चों की, और इसमें बिल्कुल जो है गार्ड रेल्स की ज़रूरत है। बाय द वे ऑलरेडी जो है सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का ये रूल होता है कि अंडर 13 बच्चे उसमें साइन अप नहीं कर सकते, और वो कई दफ़ा जो है वो फिर वेरीफाई करके ब्लॉक भी कर देते हैं अगर अंडर 8 बच्चों का अकाउंट हो। तो ये तो ऑलरेडी उनका आई थिंक एज 12 या 13 उनका थ्रेशहोल्ड है। लेकिन इसके अलावा बिल्कुल हमें सबसे पहले तो करिकुलम में इसको इंक्लूड करना चाहिए। जो डिजिटल लिटरेसी है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑलमोस्ट हर बच्चा अभी जो है कुछ ना कुछ इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर गया है। तो हम निसाब में बच्चों को बताएं कि क्या फ़वाइद हैं इंटरनेट के, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या रिस्क्स हैं, और उससे वो अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं। तो सिर्फ बच्चों की भी वो एजुकेशन हो, बजाय ये कि सिर्फ पेरेंट्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और अक्सर हमने देखा है काफ़ी लोगों के, कुछ बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, कुछ जो है गार्डियंस के साथ रहते हैं, कुछ के एक पेरेंट होता है जो हर वक्त काम में जो है बिजी होते हैं। तो इसको भी माइंड में रखना चाहिए। और इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि हुकूमतों को इन कंपनीज के ऊपर के साथ जो है थोड़ा नेगोशिएट करने की जरूरत है कि आप भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं। गवर्नमेंट से वो प्रेशर आना चाहिए कंपनीज के ऊपर कि आप प्रोडक्ट्स जो है चाइल्ड फ्रेंडली बनाएं, वरना जो है फिर इस तरह के ब्लैंकेट बैन्स आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आप प्रोटेक्शंस रखें एज वेरिफिकेशन की भी। तो ये नहीं कि बच्चों से जो है आप फिर डायरेक्टली पूछें उनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें अगर पेरेंटल ओवरसाइट आ जाए कि किस तरह से आप पेरेंटल एज ईमेल वेरीफाई करते वेरिफिकेशन हैं। आ जाए कि अगर आप किसी गार्डियन का, पेरेंट का ईमेल नहीं बिल्कुल। डालेंगे, उसके ऊपर कोड नहीं आएगा, वो कोड आप नहीं एंटर करेंगे तो अकाउंट नहीं बन सकता। दैट कैन बी अ वे टू गो हाँ, अबाउट इट। उसमें विजिलेंस हो जाएगी ना पेरेंट्स। एसएमएस पे, हाँ, एसएमएस पे आ सकती क्योंकि है। अंडर 18 बच्चों का जो है नंबर तो मोबाइल नहीं फोन होता ना नंबर ही usually। नहीं होता। हाँ। बिल्कुल। तो इस तरह का जो है आप लेयर्स डाल सकते हैं प्रोटेक्शन के। लेकिन मेरी नज़र में ऑब्वियसली मुमकिन ही नहीं है कि बच्चों को आप बिल्कुल दूर रखें, और रखना भी नहीं सोशल चाहिए। मीडिया वो वाला मॉडल वुड आल्सो नॉट वर्क। वही हम जिस पे पहले बात कर रहे थे कि इतना आइसोलेट करना इन अ वेरी डिजिटल वर्ल्ड, और फिर एकदम से थ्रोइंग देम इन द डीप एंड व्हेन दे फ्रॉम 16 to 17 दे क्रॉस, और फिर एकदम दुनिया सामने खुल जाए। Perhaps ये दैट मॉडल वुडंट वर्क आइदर। Thank you, Usama. थैंक Thank you for your time बहुत today. आइडियाज आपने दिए, और डेफिनेटली जो मुल्क बैन करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन कदमों पे भी सोच ही रहे होंगे कि परहैप्स टॉक टू द कंपनीज देमसेल्व्स, और वो कुछ ऐसे चेंजेस लाएं जहां बच्चे जो है इस्तेमाल भी कर सकें और वो कंटेंट जो है वो किड फ्रेंडली भी हो। अब जल्दी से आपको बताना है कि किस क्या? तरह आपने खेल के दौरान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना है, और जो हुआ वो नहीं करना। अच्छा, हम बता रहे हैं जो नहीं करना, जो नहीं करना हम शुरू basically। से कर रहे हैं। हाँ, इंडिया Okay. ए के बैटर हैं वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी फिल्म भी होती है? वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी फिल्म थी कि नहीं थी, या किसी कुछ का नाम obviously था? कुछ अमिताभ ऐसा से related होता ही मुझे होगा। याद है। अच्छा, उन्होंने शिकस्त पर ये बाय द वे, मैं सॉरी फुटनोट, ये वो हैं जिन्होंने आईपीएल में बड़े रन्स किए, तो बड़ा इनका नाम था, टॉप बैटर है। है। लेकिन इन्होंने क्या किया? श्रीलंकन खिलाड़ी को इन्होंने धक्का दे दिया। हो क्या रहा था? इंडिया ए की टीम पहले बैटिंग करते हुए 49.2 ओवर्स में 265 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका को जीत के लिए 266 रन का हदफ दिया। श्रीलंका की टीम भी मुकम्मल
मुकर्ररा ओवर्स में 265 रन बना सकी, यानी मैच हो गया ड्रॉ और मैच का फैसला चला गया सुपर ओवर पे, जिसमें श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दे दी। अच्छा, अब ये तो नहीं हो सकता ना, हो भाई ये कैसे हो गया? ये तो होने ही थे फिर। सुपर ओवर में शिकस्त पर इंडिया ए के ओपनर बैटर, आप बताइएगा, वैभव सूर्यवंशी गुस्से में आ गए और श्रीलंकन खिलाड़ी को धक्का दे दिया। और फिर सुपर ओवर की आखिरी गेंद हुआ क्या था, फास्ट बॉलर माथुल ने यॉर्कर की थी जिस पर सूर्यवंशी शॉट नहीं खेल सके और श्रीलंकन खिलाड़ी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। जब सूर्यवंशी पेविलियन जा रहे थे तो फिर वो उनकी लड़ाई हो गई, सॉर्ट ऑफ, फिर खिलाड़ी को धक्का दे दिया। और इसी दौरान फिर कप्तान तिलक वर्मा वो भी एम्पायर से उलझ रहे थे, तो सब एक दूसरे से उलझ ही रहे मतलब ये नहीं कि जो कप्तान है वो ही थोड़ी सी अकल डाल दे। लेकिन ये तिलक वर्मा एक्चुअली ये बहस कर रहे थे कि बैटर ने शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, इसलिए रन तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एम्पायर ने अपने फैसले को बरकरार रखा। फाइनल वर्ड इज ऑब्वियसली ऑफ द एम्पायर, तो लिहाजा इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी कारकर्दगी जो है और आपका जो मैनरिज्म है, जहां आपके ऊपर कोई 50 कैमरास ऑन होते हैं, तो उसको जरा अपनी डिग्निटी को बरकरार रखें। सो दिस इज अ लेसन इन व्हाट यू शुडंट डू। तो हमने सोचा हम आपको दिखाते चले। एफपी एरिया में 30 करोड़ रुपए लूटने वाले मरकजी मुल्जिमान अब तक पुलिस के हाथ नहीं आ सके, ना ही रकम का कोई सुराग लग सका। 30 करोड़ लेके वो फुर हो गए होंगे। क्या ख्याल है? पुलिस का दावा है कि केस ऑलमोस्ट हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तहकीकात से इस पूरी वारदात का पता लगाया जा चुका है और कैश वैन के चीफ क्रू वाजिद ने वारदात की मंसूबाबंदी की। वाजिद के साथ वारदात में ड्राइवर, 2 गार्ड भी। ये बेसिकली बैंक्स की कैश वैन थी या फिर किसी प्राइवेट कंपनी की कैश वैन थी? किसी तो नहीं बखैर पता, लेकिन कैश वैन है। और कैश वैन को तो मैंने मूवीज वगैरह में हमने देखा है कि इसको तो खोलना ही बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, डबल कैबिन में 30 करोड़ डाल के लेके जा रहे हैं। पूछ लेते हैं ना काशिफ से क्या कहानी हुई है। काशिफ, एक तो सबसे पहले ये वाकया, ये जो हाइस्ट है, ये हम एक्सप्लेन करें कि व्हाट डिड एग्जैक्टली हैपन हियर। मूवीइश लग रही है। हाँ। जी अब्दुल्ला हुमा, देखिए ये 3 रोज कबल का वाकया है। तारिक रोड से एक वैन जो है वो कैश लेके निकलती है, जिसके अंदर 2 गार्ड, 1 ड्राइवर और 1 वाजिद नामी शख्स जो है, जो इसका चीफ क्रू होता है, वो शामिल है। ये वैन यहाँ से निकलती है और ठीक 25 मिनट बाद जो है वो फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में पहुंचती है और वहाँ इस वैन को रोका जाता है। रोकने के बाद चाय के बहाने से रोका जाता है और उसके बाद अचानक से एक डबल केबिन गाड़ी आती है, वारदात होती है। एक सेकंड काशिफ, रोका जाता है का क्या मतलब है? अंदर से किसी ने कहा कि आओ रुके या चाय पीते हैं, या बाहर से किसी ने रोका है? बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था। जो ये वाजिद है, इसकी जानिब से वैन को रोका जाता है और रोकने के बाद अचानक से डबल केबिन आती है और उसके बाद जो ये वारदात होती है और पुलिस को पता चलता है, तमाम तर चीजें सामने आती हैं और पुलिस को उसी टाइम जो है वो ये मामला मशकूक लगता है कि डबल केबिन गाड़ी में इस तरह की वारदात हो रही है और इस वैन को यहाँ क्यों रोका गया। जब पुलिस इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल करती है तो देखा जाता है कि जो इस वैन के अंदर कैमरा मौजूद है, उससे तमाम तर चीजें क्लियर हो रही होती है। पुलिस को शक होता है। शक होने के बाद जो ये स्क्रीन पर गार्ड भी आपको नजर आ रहा होगा, गार्ड समेत दीगर लोगों से जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। इसमें जो वाजिद है वो इस वैन से गायब हो जाता है, वो इस वैन में नहीं होता है। जब उसकी मजीद तफसीलात हासिल की जाती है तो पता चलता है कि वो डबल वाजिद कौन है? बाय द वे, गार्ड है, ऑफिस स्टाफ है, कौन है? इस पूरी जो वैन है इसका चीफ क्रू है, मतलब इस पूरी वैन का जो सरबराह है, जो वो वाजिद है। यानी इनकी सिक्योरिटी का जो होगा इस वैन के लिए मेन मैन वो वाजिद है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे पुलिस को शक यहाँ से भी हुआ कि जब ये वैन तारिक रोड से निकलती है तो 25 मिनट बाद बाहर रुकती है और एसओपी के अंदर ये शामिल नहीं है कि ये कहीं भी वैन जो है वो रुकेगी। इससे बाकायदा रोका जाता है और फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से ये वारदात हो जाती है। अब रोका कैसे जाता है? जब पुलिस जियो फेंसिंग करती है, दीगर चीजें करती है, तफ्तीशी काम ये बताते हैं कि वाजिद का इस डबल केबिन गाड़ी में जो 4 मुलजमान यहाँ आते हैं उनसे कॉन्टेक्ट था। जब ये गाड़ी यहाँ रुकती है, डबल केबिन गाड़ी आती है, तो वाजिद की जानिब से इस वैन के अंदर 20 बोरियों के अंदर 30 करोड़ रुपए मौजूद थे और तमाम तर बोरियों को वाजिद खुद जो है वो उस डबल केबिन गाड़ी में शिफ्ट करता है और शिफ्ट करने के बाद बाकायदा इस वैन को बाहर से लॉक किया जाता है और फिर फरार हो जाता है।
इसके साथ साथ ये तमाम तर चीजें भी सामने आई कि ना सिर्फ यहाँ से फरार हुआ जाता है, बल्कि जो इस वैन के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर है जिनको हिरासत में लिया हुआ है पुलिस ने, उनसे जब तफ्तीश की जाती है तो उनकी जानिब से पता चलता है कि वाजिद की जानिब से ही जो इस वैन के अंदर भी एक लॉकर मौजूद था, उस लॉकर को बाकायदा चाबी के जरिए, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो ये गार्ड ही ये चाबी दे रहा है और बड़ी तसल्ली से जो ये चाबी दी जा रही है कि मतलब ये एसओपी के अंदर शामिल नहीं होता है। चाबी की जिम्मेदारी किसी एक शख्स की, एक गार्ड की होती है। इसी तरह वैन को रोकना या ना रोकना कहीं पर, ये भी जो है वो चीफ क्रू वाजिद जो है उसकी जिम्मेदारी थी, तब इस वैन को रुकवाया गया। तो पुलिस को ये शुबा भी है कि ना सिर्फ वाजिद बल्कि इस वैन के अंदर जो 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर है वो भी इस वारदात के अंदर शामिल है। ताहम अब पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो 4 मुलजमान डबल केबिन गाड़ी में यहाँ मौजूद थे और उनके साथ जो वाजिद है वो तमाम तर लोग शहर से बाहर फरार हो चुके हैं। अब तक कोई ना रिकवरी ऐसे हो सकी है और ना ही कोई जो मुलजमान है वो गिरफ्तार हो सके। अच्छा काशिफ, सॉरी एक दफा फिर से मुझे लग रहा है आप भी ढूंढ रही हैं। हाँ, मतलब वाजिद पैसे लेके भाग गया, पुलिस ने अब तक इन दोनों को पकड़ लिया। वाजिद कहाँ है? भाग गया ना, मतलब कितने करीब पहुंचे इसके? देखिए, पुलिस की जानिब से और एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान से गुज़िश्ता रोज भी मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल इस पूरे प्लान को समझ चुके हैं, इस वाजिद तक या फिर इन लोगों तक वो पहुंच सकते हैं, लेकिन चूंकि वो शहर से बाहर फरार हो गए और एक डबल केबिन गाड़ी में फरार हुए, गाड़ी के लोकेशंस, गाड़ी के नंबर प्लेट से उनके असल मालिकान और दीगर चीजों के हवाले से तफसीलात पुलिस ने हासिल कर ली हैं। काशिफ सॉरी जल्दी से ये बता दें, हम बड़े क्यूरियस हैं, वैसे भी हम सोचते रहते थे ये कैश वैन्स जो होती हैं ये कोई और सिक्योरिटी कंपनी होती है जिनकी अपनी कैश वैन्स होती हैं, इनके भी अपनी ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स होते होंगे, कोई क्लियरेंस होती है इनकी? नहीं हाँ, ऐसे ही तो नहीं कोई भी अपनी कैश वैन बना के लोगों के पैसे इधर से उधर या बैंकों के कर रहे हो, तो ये कोई बिग कंपनी है? बिल्कुल, ये एक सिक्योरिटी कंपनी है, उसकी बाकायदा प्रॉपर एसओपीज हैं और बाकायदा इस वैन जब ये तारीख प्रोसेस के बाद ये आती हैं, काम करती हैं। अच्छा, सॉरी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। अच्छा जी, ये जब खबर सामने आई थी तो हमें एक और खबर कुछ साल पहले वाली याद आ गई थी। विल टॉक अबाउट इट एंड यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। पुलिस जराइम पेशा अफराद को कैसे हैंडल करती है और इस पर बातें तो होती रहती हैं और ख़ास तौर पर पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के तरीक़ेकार पर सवालात पहले भी उठ रहे थे, लेकिन चकवाल में पुलिस फायरिंग से 9 साला पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन बच्ची की हलाकत ने मामले को काफ़ी संजीदा कर दिया है और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से हानिया अदील की मौत की ऑब्वियसली तहकीकात जो हैं उसका मुतालबा भी किया है कि ये हमें बताएं भी कि एक्चुअली उधर हुआ क्या है। पंजाब इंतज़ामिया फायरिंग करने वाले CCD एहलकार को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है उसको। और सरबराह CCD पंजाब सुहेल ज़फ़र चट्ठा का कहना है कि मामले की शफाफ तहकीकात की जा रही हैं। अच्छा, उधर आपको ये भी बता दें कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल में बच्ची के जाँ बहक होने का नोटिस लेते हुए उसे हाई प्रोफाइल केस जो है डिक्लेयर किया है। और ये हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया गया है, वहीं सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब का क्या कहना है वो भी आप सुन अच्छा चलिए सुन लेते हैं। हमने अपने अफसर को अरेस्ट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन मेरिट के ऊपर होगी, उसमें सेक्शन 302 का इजाद किया गया, उसके ऊपर पहले काफ़ी देर बहस हुई, बहस के बाद ये डिसीजन हुआ कि 302 की सेक्शन को हम उसमें इजाद करेंगे और आगे कोर्ट उस पर अपनी जजमेंट देगी कि कोर्ट उस पर क्या समझते हैं कि वो 302 बनता है या कौन सी सेक्शन ऑफ लॉ बनती है। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया है। मुबैना ऑडियो में बच्ची के वालिद का कहना है कि डाकू लूट मार कर रहे थे कि फायरिंग हो गई। हमने कराची में 2018 में इसी तरह एक और केस देखा था, नन्ही अमल का केस, और वो भी डकैती की वारदात के दौरान पुलिस एहलकार की अंधी गोली का निशाना बनी थी। इसी तरह 2019 में PTI की हुकूमत में साहिवाल में, वो तो हौलनाक था, मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद को मार दिया गया था। मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतों में आए रोज़ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को जराइम से वो बड़ा फ़ख्र करती हैं इस बात पे कि पंजाब जराइम से पाक है और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि
कोई गुंजाइश न रहे जहां इस तरह के वाकयात रूनुमा हो सके? मतलब कोई SOPs, कोई प्रोटोकॉल हो ना कि जहाँ कोई इस तरह पब्लिक में कोई वारदात हो रही हो तो पुलिस एक अंधी फायरिंग इस तरह करके और आम शहरी जो हैं उसकी जद में आए और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने देखा ही है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। हमें चकवाल से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अली ऐवान, उन्होंने ज्वाइन की है, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं उमर आदिल जो कि अमल के वालिद हैं और जिन्होंने बहुत हम कहेंगे कोर्ट में कुछ तब्दीलियां लाने, कुछ लॉज ऐसे लाने की, रूल ऑफ लॉ में तब्दीलियां लाने की कोशिश की और एक्चुअली दे वर सक्सेसफुल आल्सो। कुछ चेंजेस भी आए और वी विल टॉक अबाउट दैट बिकॉज ये हूबहू उसी किस्म का केस है। सबसे पहले जाएंगे अली, एग्जैक्टली बताइएगा कब क्या हुआ, क्या हो रहा था जहां ये बच्ची गोली का निशाना बनी? अली, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक नॉट। अच्छा, उमर से बात करते हैं। उमर, थैंक यू सो मच। उमर, हमें लगता था कि जब अमल वाला वाक़या हुआ था और जिस तरह आप लोगों ने बड़ी कोशिशें की एंड यू वुड ट्रैवल ऑल ओवर इवन टू इस्लामाबाद एंड कराची टू गेट सम SOPs इन द राइट प्लेस के तरह जब पब्लिक में पुलिस किसी का पीछा कर रही हो तो यू कैन नॉट जस्ट फायर अराउंड, और ख़ासतौर पे वो वेपन्स जो यूज़ हो रहे थे, ये बिल्कुल वही केस लग रहा है। लगता है आपको कि कुछ इतने साल बाद भी कुछ चेंज हुआ कि नहीं? देखें, सबसे पहले तो हमें यहाँ बैठ के शर्म आनी चाहिए कि 6-7 साल में दिस इज़ प्रॉब्ली द 7th टाइम और 8th टाइम कि हम इस चीज़ को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। 6 केसेस तो 2019 तक ही हो चुके थे, फिर तो मैंने काउंट करना छोड़ दिया था कि पुलिस ने फायर किया और कोई बच्चा या कोई सिटीज़न या कोई आम शहरी जो है मारा गया। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आता कि एक तरफ तो हम 200 किलोमीटर दूर जहाज़ों को उड़ा रहे हैं दूसरे मुल्कों के, और हम यहाँ पे 20 फीट दूर एक गाड़ी में ये नहीं देख सकते कि कौन बैठा हुआ है अंदर। मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी इतनी हमारी एडवांस्ड है कि हम दुनिया में तमगे हासिल कर रहे हैं। सो हाउ कम व्हेन वी कम टू द सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स हम कुछ नहीं करते? तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी बात है। और आई थिंक कि ये बिल्कुल ये उस जिसने फ़ायर किया उससे ज़्यादा सिस्टम का फेलियर ही है अभी भी, क्योंकि हमने बंदूकें चलानी तो सिखा दी हैं लोगों को, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि चलानी कहाँ है और किस वक्त चलानी है। अब आप ओपन फायर कर रहे हैं, अगर वो गाड़ी चोरी भी हो रही थी, केस की डिटेल सामने आएंगे हमें पता चल जाएगा, चोरी भी हो रही थी तो उससे फायरिंग तो बनती नहीं है। और आप फायर कर भी रहे हैं तो आप कहीं ऐसी जगह फायर करें कि गाड़ी पे ना लगे, आपको तो पता भी नहीं है उस गाड़ी में कौन है। हमारे साथ भी इसी तरह से हुआ था कि गाड़ी रुक जाए, कुछ भी कर लें, टायर बर्स्ट कर दें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आप जब इतने दूर से चीज़ों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स और सब तो फिर फेल हो रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? आप उसको जाने देते, आपने रोड पे फायर किया, हमारे मतलब फायर तो ऐसी चीज़ है कि वो तब होना चाहिए व्हेन यू आर 100% श्योर दैट यू आर व्हाट यू आर फायरिंग है। जब ऑलरेडी शक हो कि शायद इस गाड़ी में फरार हो रहे हैं तो शायद पे फायरिंग कैसे बनती? नहीं, फायरिंग तो बनती नहीं है। और ये तो हर लेवल पे सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि आपने बंदूकें पकड़ा दी हैं लोगों को और उनसे कहा है कि जो समझ में आए आप कर दें। देखें, ये बड़ा मुश्किल हो सकता है किसी के लिए भी, बिकॉज जहां आपने क्राइम कंट्रोल करना है वहां आपको 100% ये मेक श्योर करना है कि इसकी जद में कोई भी बेगुनाह ना आ जाए। क्योंकि इस आड़ में जिस तरह हम मुबैना मुकाबलों की बात कर लें, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होता आया भी है माजी में। सो वन हैज़ टू बी रियली कॉशियस एंड ऑब्वियसली द सिस्टम हैज़ टू बी विजिलेंट। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है चकवाल का, इस पे हम ज़रा मज़ीद तफसील मालूम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब आएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तो उनसे बात कर लेंगे। उमर, प्लीज़ रिमाइंड अस, वो जो अमल के नाम से एक लॉ फिर जो बना था, बिल जो आया था, वो क्या था एग्जैक्टली? उसके ज़रा 2-4 नुकात हमें याद अमल उमर एक्ट पास हुआ था 2-3 साल पहले, और उसके पॉइंटर्स में कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि हम एक तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पे बात हुई थी, किस किस्म के वेपन यूज़ करना है और किस तरह से आपने एक्ट करना है इन केस ऑफ सच एन इंसिडेंट। उसके अलावा मेनली उस पर फोकस था कि इन केस ऑफ एन इंजरी ऑफ दिस टाइप, हम अस्पताल पे अगर किसी पेशेंट कोई जाए जो कि हॉस्पिटल ऐसा हो जो कि उस लेवल का हॉस्पिटल हो, नॉट ऑल क्लिनिक्स कैन नॉट टेक इट, तो हैंडल शायद ना, तो वो अस्पताल उसे डिनाई नहीं कर सकता। और हम अभी भी उसी पे फोकस करें कि एनी हॉस्पिटल कैन नॉट डिनाई अ पेशेंट। व्हाट हैज़ चेंज्ड आफ्टर दैट? डू यू सी कि हाँ, रूल बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में वक्त भी लगता है हमारे यहाँ, क्योंकि बात पहुँचती है, बात इस्टेब्लिश होती है, कुछ साल हो गए, आपको
लोगों ने अपने पर्सनल केसेस बताए, या डिड यू गेट टू नो कि हाँ जी अब चीज़ें तब्दील हुई हैं? चीज़ें तब्दील तो हुई हैं, काफ़ी तब्दील हुई हैं। अस्पतालों ने पेशेंट्स को डिनाई करना कम कर दिया है। कुछ इक्का दुक्का केसेस आते हैं इस तरह के कि वो नहीं लेते एंड दे फाइंड लूप होल्स, जिस तरह से हमारे होते हैं कि वो पेशेंट्स आगे पीछे चले जाते हैं। कभी हमें भी कहीं से कॉल या कोई ईमेल आ जाता है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन इज़ ऑल्सो ऑन इट एंड दे वांट दिस लॉ टू बी इम्प्लीमेंटेड। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, दे वांट इट कि ये लॉ हर जगह पे अस्पतालों में एटलीस्ट लगी हुई हो, ताकि if there is a case then it is written there and even the hospital is bound and the hospital staff is bound to treat the patient. For people who are coming in with their patients Yes. and for the staff itself as well. ये तो तब होगा जब ये नौबत आएगी कि जो whoever is shot ऐसी वारदात में they reach the hospital. वो तो that is one thing. पहले तो ये शूटिंग कर देना, अंधाधुंध शूटिंग करना, उसके हवाले से when you are not sure, when the police personnel या security जो भी हैं, they don't know what they are shooting at. उसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स वगैरह की भी आपने पुश किया था? हमने शुरू में पुश किया था। यहाँ पे कराची में स्पेसिफिकली डॉल्फिन फोर्स एक स्टार्ट हुई थी जिसमें उनको छोटे वेपन्स दिए गए थे, सो दैट ये जो मिलिट्री ग्रेड वेपन लेके ये शहरों में गलियों में रोडों पे घूम रहे हैं तो उनको मना किया जाए। बिकॉज ऐसे मैंने कहा उनको पता नहीं है कि बंदूक चलानी कहाँ है। चलानी सबको आती है, वो आप चला देंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि उससे क्या आपके हाथ में कितनी बड़ी चीज़ आपको दी हुई है। और इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इस तरह की चीज़ और ज़्यादातर इंसिडेंट्स आप उठा के देख लें, ज़्यादातर जो ये गाड़ियों में गोलियाँ लगती हैं और गोलियाँ आर पार होती हैं जैसे कि इस केस में हुआ है, वो आपकी पुलिस एहलकारों की ही बंदूकें होती हैं और वो शहरों में यूज़ करने की चीज़ है नहीं बेसिकली। तो वहीं से कहानी शुरू होती है और एवरी 4 months 5 months सकता है कि अगर किसी और किस्म का वेपन हो और तो देयर चांसेस, जिस तरह आप गोलियां आर पार होने की बात कर रहे हैं, अगर ये इतने हाईटेक वेपन्स या फिर मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए जो वेपन्स होते हैं वो ना हों और दूसरी तरह के हथियार हों, तो आधे चांसेस कि खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट होता भी है तो एटलीस्ट किसी की जान ना जाए। देखिए आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट ऑब्वियसली अगर एक लो ग्रेड वेपन होगा और उसको टारगेट इस तरह किया जाएगा कि यू आर स्टॉपिंग दैट व्हीकल टू लीव और यू स्टॉपिंग समथिंग, नॉट एक्चुअली प्लानिंग टू मर्डर और किल द पर्सन। इंटेंट आपको मारने की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो इट्स अ ट्रिगर हैप्पी हमारी पुलिस है, मारते हैं और इनामात मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। तो उनको तो बताया नहीं गया है कि आपको क्या करना है, उनको तो बस ये है कि मारें और बस तमगे लें। मतलब मारने की तो एक एजुकेशन है, जहाँ नहीं मारना वो रिस्ट्रेंट की एजुकेशन नहीं है। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। हमारे साथ रहिएगा, अली हमारे साथ मौजूद है। अली अवान हमारे साथ मौजूद है। हम चाहते हैं चकवाल से हमें बताएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था। बताइएगा। अब तहकीकात हो रही हैं, जिस अफसर की ज़ेर निगरानी है जिसने भी ये किया उसकी गिरफ्तारी भी अमल में आ गई, 302 भी लग गई। बट व्हाट रियली हैपेंड? यहाँ कोई डकैती हो रही थी, डाकू गाड़ी के अंदर थे, चकवाल की मतलब इससे पहले जो इंसिडेंट था सरगोदा वाला उस तरह का इंसिडेंट था? जी बताइए। देखा फायरिंग शुरू कर दी, क्या हुआ? मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये 10 जून की रात 8:10 से चकवाल शहर के शहरियों के लिए तो एक कोहराम मचा ही मचा, बल्कि इस फैमिली के ऊपर ये एक क़यामत बनकर टूटा। सबसे पहली जो वारदात है, इन 2 मुसल्लह डाकुओं ने ये रात को 8:10 पर कॉलेज रोड पर वाक़े एक दुकान पर की, जहाँ पर से इन्होंने बड़ी आसानी के साथ, और आपको बताऊं कि ये चकवाल शहर जो है ये सेफ सिटी के साथ अटैच्ड है और हाल ही में इसको यहाँ पर जो सेफ सिटी है वो फाल किया गया है करोड़ों रुपए की लागत से। सेफ सिटी के कैमरास भी वहाँ पे नस्ब थे, जहाँ पे डाकू पहली वारदात 8:10 पे करते हैं और 2,63,000 रुपए की नकदी वो बड़ी आसानी से वहाँ से लूट कर फरार होते हैं। और चंद 100 मीटर के फासले पर एक और दुकान पर जाते हैं, वहाँ से भी वो वारदात करते हैं। फिर उसके बाद वो शहर के एक गुंजानाबाद इलाका है मोहल्ला भटियां, वहाँ पे जाकर एक राहगीर से मोबाइल स्नैच करने की कोशिश करते हैं, एक फैमिली के साथ वो बाइक छीनने की कोशिश करते हैं। इसी असना में कोई 4 से 4 घंटे का आप कह सकते हैं कि टाइम गुजर जाता है। 11:51 पे ये जो फैमिली है अदील जो कि सिविल इंजीनियर हैं और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है और अपनी फैमिली के हमरा, ये 10:51 पर ये चूंकि हज से वापस आए थे और हज से वापस आने के बाद इनकी जो दावत है वो अपने इन-लॉज की तरफ थी और जो इनकी अहलिया के मामू हैं उनका जो घर है वो चकवाल का आप ये कह लें कि
जो अंदरून शहर है या अंदरून सिटी का जो एरिया होता है उसके पास वाक़ है। और सीसीडी थाने की जो इमारत है उसके बिल्कुल ऐन सामने उनके जो मामू का घर था, वहाँ पे ये जो सीसीडी जो थाना है उसकी इमारत के बिल्कुल बाहर ये गाड़ी अपनी पार्क करते हैं और वो वेट करते हैं, क्योंकि रात का टाइम था। उन्होंने एक दो बार बेल बजाई बकौल अदील अहमद के कि उनके जो मामू के घर की जो बेल है वो खराब थी, वो फोन पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि रात का टाइम था, शायद उनका आपस में कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। जब वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसी असना में वहां से गाड़ियां भी गुजर रही हैं जो सीसीटीवी फुटेज आई है, यानी कि मसरूफ तरीन शहर है, कोई ऐसा एरिया नहीं है कोई जहाँ पे रात के टाइम को बंदा जाता नहीं है, क्योंकि शहर का बीचों बीच इलाका है और सीसीटीवी थाने के बाहर महफूज तरीन जगह इसके अलावा कौन सी हो सकती है। और सीसीटीवी कैमराज भी जगह जगह पे वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ से नॉर्मली जो ट्रैफिक है वो गुजर रही है। तो इसी असना में दो ये मुसल्लह डाकू जो पिछले 4 घंटे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर रहे हैं, वही डाकू इस फैमिली के पास आते हैं और आकर इनसे कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वो बाहर निकालें। अदील अहमद कहते हैं हम आपको सारा कुछ दे देते हैं लेकिन आपने हमें कुछ नहीं करना। उनके पास जो तलाई ज़ेवरात, नकदी, मोबाइल फोन जो कुछ भी था उन्होंने उनके हवाले किया। अब इसी दौरान सीसीडी का एक एहलकार जो पास में ही वाक़े चाय के ढाबे पर चाय पी रहा था वो वापस आता है और वापस आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर 2 मुसल्लह डाकू खड़े हैं और वो किसी को लूट रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें उस जो सीसीडी का जो एहलकार है उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इतनी होनी चाहिए थी कि जब उसने देख लिया कि 2 मुसल्लह डाकू हैं और वो किसी को लूट रहे हैं और पास में वो गाड़ी खड़ी वाक़ है, उसको इतनी समझ होनी चाहिए थी कि यकीनी तौर पर गाड़ी के अंदर ही कोई मौजूद होगा जिसको वो लूट रहे हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता। वो जाता है अंदर थाने के अंदर, अपने एहलकार को बताता है, एहलकार साहब वापस आते हैं और भागम भाग आके SMG गन उनके पास होती है और वो आके सीधे फायर खोलना शुरू करते हैं। गुज़श्ता रोज जो अदील अहमद है उनका एक ऑडियो बयान भी जो है वो हमारे पास आया, जो कि हमने जियो पे सबसे पहले रिपोर्ट किया। उसमें अदील अहमद ने वाज़े तौर पर ये बताया है कि सबसे पहला जो फायर है वो सीसीडी एहलकार की जानिब से किया गया और जो अदील अहमद इस ऑडियो में बता रहे हैं कि जो उसके अंदर जो जिस गन का उन्होंने इस्तेमाल किया उनके बकौल वो AK-47 थी, लेकिन पुलिस और सीसीडी हुकाम का ये कहना है कि वो SMG गन थी। आफ्टर दैट जब वो फायरिंग स्टार्ट करते हैं तो अदील का ये कहना था कि जो डाकू हैं उन्होंने बचाव में सिर्फ 2 फायर या 3 फायर किए हैं, इसके बाद वो गाड़ी की ओट लेकर वहां से फरार हो गए। अब इसी असना में अदील अहमद ये कहते हैं कि मैं वहां से अपनी फैमिली को बचाने के लिए जब क्रॉस फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है तो वहां से मैंने गाड़ी तेजी के साथ भगाई और भगाकर मैं जो है वो निकलने लगा। तो जो पीछे से एहलकार था एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है तो जो सीसीडी एहलकार है उसने सिर्फ इतना कहा कि ठहर जाओ की आवाज़। अब जारी बात है रात का वक्त है, गाड़ी के शीशे डेफिनेटली बंद होंगे, उनको कहाँ उनकी आवाज़ आई थी। ऊपर से एक पैनिक वाला माहौल क्रिएट हुआ है और साथ में क्रॉस फायरिंग भी हो रही है और उस फायरिंग में वो जो एहलकार है वो पीछे से फायर करे जा रहा है। और अदील अहमद ये कहते हैं कि फिर जब मैंने वहाँ से गाड़ी तेजी के साथ भगाई है तो वो मुसलसल पीछे से फायरिंग कर रहा है और ये कोई एक फायर नहीं हुआ या कोई एक एहलकार शामिल नहीं था जिसको गिरफ्तार करके या जुडिशियल किया गया है। बकौल अदील अहमद जो उनकी ऑडियो आई है उसमें भी बताते हैं कि कम से कम 2 बाइक से या एक गाड़ी थी, उसके अंदर 3 से 4 लोग थे और वो मुसलसल हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, ताक़ुब कर रहे थे। मैं उनको चकमा देने में कामयाब हुआ और चकमा देकर मैं वापस अपने इन लॉज का घर जो वहाँ से कोई। अच्छा, वैसे मुझे बताइएगा कि अदील पुलिस को चकमा क्यों दे रहे थे? क्योंकि अदील पे फायरिंग हो रही थी, पुलिस पीछे से फायर कर रही है, तो व्हाई वाज ही रनिंग अवे फ्रॉम? व्हाई वुड ही स्टॉप एंड एक्चुअली डाकू तो भाग गए, डाकू तो बाइक पे थे। इनका स्टार्टिंग से प्लान ये था कि अगर मैं गाड़ी इनके पास अगर इनके काबू में हमारी गाड़ी आ जाती तो उन्होंने हम सबको मार देना था। अभी फिर दूसरा उनकी तरफ से ये भी इल्जाम आयद किया गया कि यानी बेसिकली अली बात ये है कि सीसीडी वाले जो एहलकार थे वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए कि कौन डाकू है या, और फिर आप कह रहे हैं उन्होंने डाकू गाड़ी पे थे या मोटरसाइकिल पे थे या पैदल थे? इसमें अब 2 बातें जो है वो मुतजाद हमारे पास आई हैं। कुछ एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई जो कि पास में ही वाकई शॉपकीपर है, उससे हमारी जब बात, उसने कहा थी कि एक गाड़ी थी और 2 बाइक थे। जबकि अदील अहमद का जो ऑडियो बयान कल हमारे पास आया है उसमें वो ये बता रहे हैं कि 2 बाइक थे और शायद एक गाड़ी थी
और उसमें को 3 से 4 लोग जो बाइक पे सवार थे वो मुसलसल हमारा ताक़ुब कर रहे थे। अब इस दौरान भी देखिए जो सुहेल जफर चट्टा है वो मुतासरा फैमिली के घर गए, हमने और कुछ मीडिया के दोस्तों ने उनसे सवाल भी किया कि क्या आपके जो इदारे के लोग हैं उनको ये ट्रेनिंग नहीं है कि वो पहले जो लोगों को जस्टिफाई करें कि इसके अंदर आया डाकू मौजूद है कि नहीं है। तो उन्होंने बड़े खुला इस बात को एडमिट किया कि जी इनकी बिल्कुल इस हवाले से ट्रेनिंग मौजूद है। चले एटलीस्ट एडमिट तो कर लिया ना, वरना तो इस बात पे लड़ना भी शुरू हो जाते हैं। अली ऐवान, इधर हम आपको इसलिए रोकेंगे बिकॉज वी रियली नीड टू टेक इट इन। एक कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। आई थिंक इट्स अ मेजर कंफ्यूजन, और कोई उस बेचारी फैमिली का नहीं सोच रहा कि जब फायरिंग आपके सर पे होगी तो आप क्या करेंगे, फिर आप भागेंगे वहाँ से। आपको तो पता नहीं है, एक फॉरेन नेशनल है जो अपने इन लॉज के घर या किसी दावत में आए और पीछे फायरिंग शुरू हो जाएगी तो फर्स्ट You trying to take cover. You're trying to take cover. You'll run away from the situation. अब वो जो हुआ, the father, I really feel for them because just जो उनके साथ हुआ है, they are scarred for life. I mean, can you imagine कि उस मोमेंट पे जहाँ फायरिंग हो रही है वो अपनी गाड़ी से निकल के इनको सफेद झंडी दिखाता कि एक्चुअली आई एम द विक्टिम, वो नहीं हो सकता था। गाड़ी पे फायरिंग का सेंस ही नहीं बनता। आप वहाँ मौजूद हैं, जिस तरह से हमारे साथ हुआ था। अब अगर 4 वारदातें पीछे से होती आ रही हैं तो वायरलेस पे वो क्या कर रहे थे? That in itself is a problem। जहाँ चकवाल को एक सेफ सिटी के प्रोजेक्ट में आप ले आए हैं, 4 घंटे से लूटे चले जा रहे हैं ये, फिर आके कोइंसिडेंटली खड़े होते हैं सीसीडी के ऑफिस की दीवार के साथ, वहाँ ये हो रहा है। अगर तो आप क्या exactly हमारे साथ ये हुआ था कि 6-7 वारदातें करके वो डिफेंस थाने के बाहर खड़े हुए थे, तो उनको पहले से ही पता था कि लोग आ रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्म किया गया था। इसी तरह से इट्स द सेम सिचुएशन, बट यू नो द होल मॉडल हैज टू बी रीचेक्ड। एंड स्पेशली वहाँ उनके हेड का ये एडमिट करना कि वाकई हमारे लोगों को ये एजुकेट नहीं किया जाता, या ये उनकी एजुकेट किया जाता है कि किधर मारना और किधर नहीं मारना, ये उन्होंने कहा कि हमारे तो नहीं रहा कि अच्छा, आई थॉट उल्टा है। नहीं, अली ऐवान, थैंक यू for being here thank you with us। हम दोबारा से, हमारी कोशिश क्या है, हम तो रिमाइंड करा रहे हैं इधर कि एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा यही सिचुएशन जो है ये रिप्ले हो चुकी है। हमारे इदारे कर क्या रहे हैं? ये जो ट्रेनिंग वगैरह की बातें हो रही हैं, ट्रेनिंग तो हो गई, आपने उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया होगा, बट इम्प्लीमेंटेशन और जाके प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब इतना ट्रिगर हैप्पी होना, इतना नीजर आपका रिएक्शन होना कि वहाँ गोली चली तो आप गोलियां मारना शुरू कर दें विदाउट आइडेंटिफाई कि आप मार किसे रहे हैं। एक सिचुएशन को असेस करें, इसका मतलब है कि आप इस पूरे मॉडल को रीअसेस करें कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इसी तरह से टैकल की जाए सिचुएशन, उसके और भी 100 तरीके हो सकते हैं। और सेफ सिटी के हवाले से अब इतनी तगोदौ के बाद लगवा ही लिए हैं सब कुछ, तो उसको इस्तेमाल करना सीखें। मतलब 4-4, 5-5 घंटे कोई डाकू इस तरह सड़कों पे फिर रहे हो दंदनाते, तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर सेफ सिटी? अगर 4 घंटे से वही वारदात किए चले जा रहे हैं तो सीसीटीवी में किसी ने नहीं देखा और किसी ने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया कि अच्छा ये तो वही है। हाँ, मतलब आपका मॉनिटरिंग वो किधर गया? क्रिकेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं या नहीं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेल के गिरते हुए मयार को संभालने के लिए इनकलाबी इक़दामात का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट का एक नया ढांचा मुतारिफ करवाया जा रहा है। बोर्ड हुक्काम समझते हैं कि ये नया मॉडल जदीद क्रिकेट के तमाम तकाज़ों पर पूरा उतरता है। कई ऐसे फैसले भी सामने आए हैं जो क्रिकेट माहिरीन काफ़ी अरसे से बोर्ड को मशवरे दे रहे थे, ख़ासतौर पर टीम में प्लेयर्स पावर का तासुर ख़त्म हो और सिलेक्शन मेरिट पर की जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कल लाहौर में पीसीबी हुक्काम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा सुनिए। हर दफ़ा ये बहस आती थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये किसी को डी क्यों मिला है, किसी को सी क्यों मिला है, किसी को बी क्यों मिला है, किसी को ए क्यों मिला है। तो उसके बाद कई दिन ये डिस्कशन, और प्लेयर भी बड़े अनकंफर्टेबल होते थे बिकॉज वो समझते थे कि उनको कुछ और मिलना चाहिए, मिलता कुछ और। 85% जो कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ेकार है वो अब ह्यूमन से निकल गया है। अब वो सारा का सारा डेटाबेस होगा और उसके बाद 15% हैं जो सिलेक्शन कमेटी के पास होंगे। 85% जो है वो सारा का सारा परफॉर्मेंस बेस्ड सारी चीज़, और उसके अलावा क्राइटेरिया रख दिए गए हैं कि A, B, C, D सारे क्राइटेरिया जो उस पर आपको पूरा उतरना ज़रूरी है, जिसमें आपको फिट होना ज़रूरी है, मेडिकल साइड से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट का मिनिमम ये खेलना ज़रूरी है। ऑलराइट, ये तो आपने सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का भी कहना था कि अब उसी की सिलेक्शन होगी जो परफॉर्म करेगा। सुने सर। ए जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, बी जो है वो ओडीआई क्रिकेट है, और सी है वो T20 क्रिकेट है। अब इसमें आपको
दो तरह के प्लेयर्स मिलेंगे जो टेस्ट भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, तो उसको हमने ए बी कैटेगरी में रखा है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं, तो उसको हमने बी सी कैटेगरी रखी है। ए सिर्फ ए टेस्ट क्रिकेट और एंड में जो ओनली T20 प्लेयर्स हैं। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब और सुहेल इमरान दोनों हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। अच्छा जी, सुहेल भाई आपसे शुरू कर लेते हैं, लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बताइएगा कब से इस पे गौर ख्वास हो रहा था, क्योंकि हम तो अरसा दराज से ये बातें यहाँ टीवी प्रोग्राम्स में हमारे तज्जियाकार क्रिकेट एनालिस्ट्स करते ही रहे हैं, लेकिन थिंग्स सीम टू बी चेंजिंग नाउ, ऐसा है क्या? जी बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से रेवोल्यूशनरी एक तजर्बा किया जा रहा है और इसकी आने वाले दिनों में ही इसका इम्पैक्ट भी और इसकी चीज़ें जब अनफोल्ड होंगी तभी पता चल सकेगा कि किस प्लेयर को क्या एतराज़ रहा है या किस तरह चीज़ें पता चल जाएंगी कि जी कौन रेड बॉल में होगा, कौन वाइट बॉल में होगा। इसके ऊपर 3-4 महीने से इसके ऊपर काम हो रहा था, क्योंकि 30 जून को जो 3 साला फाइनेंशियल मॉडल था एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2023 सितंबर में इंट्रोड्यूस करवाया था, जो वनडे वर्ल्ड कप था इंडिया उससे जाने से पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया था, ज़कात शरीफ साहब के दौर में हुआ था, और उसमें 3 साल के लिए फाइनेंशियल मॉडल को लॉक कर दिया गया था और उसमें ए बी सी कैटेगरी के हवाले से किसी को 6 मिलियन मिलता था, किसी को बी कैटेगरी को 4 मिलियन था, सी को 3 मिलियन था, इसी तरह सी और डी कैटेगरी के पैसे थे। अब वो फाइनेंशियल मॉडल जो है वो ख़त्म होना था 30 जून को और उसके साथ फाइनेंशियल मॉडल भी नया इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तब बड़ी बहस हुई थी और अब एक बिल्कुल नए सिरे से अब इसको कैटेगरी वाइज फॉर्मेट नहीं कहा जाएगा बल्कि फॉर्मेट वाइज जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अब दिया जा रहा है और इसके ऊपर अभी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। और इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो यही है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल मीडिया को पेश भी किया और बताया भी है, इसमें डेफिनेटली खिलाड़ियों का पाथवे पता चलेगा और उनके बारे में ये भी होगा कि आपका ये परफॉर्मेंस इस फॉर्मेट में अच्छी रही है इसलिए आपको ये वाला फॉर्मेट जो है वो एलोकेट किया जा रहा है, ये फॉर्मेट दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर फर्ज कर लें सलमान अली आगा हैं, इब्रार अहमद हैं, बाबर आजम है, अगर इन खिलाड़ियों को एक ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यानी कि टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या इनको ए और बी यानी कि टेस्ट और वनडे का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि अगर उनकी इब्रार की, सलमान अली आगा की, बाबर आजम की या किसी और ऐसे प्लेयर की जो तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो उनको वो T20 वाले फॉर्मेट में नहीं लाया जा सकेगा। डेफिनेटली उनको स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट एलोकेट किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात तो लेकिन वो उसके अलावा जी सुहेल इमरान, इसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि खुद से प्लेयर जो है वो पिक एंड चूज नहीं कर सकता वेयर वी वांट टू गो, क्योंकि हमने पिछले और कोई और भी नहीं कर सकता, कोई और भी नहीं कर सकता बेसिकली कि मेरा ये दिल नहीं चाह रहा करने को या समथिंग कर दी गई है। इट्स गोइंग टू बी डेटा ओरिएंटेड नाउ। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, एक सॉरी थोड़ा सा एक और चीज वाजे कर दूं कि इसमें जो बताया गया, जो दावा किया गया है डॉक्यूमेंट के जरिए अगर हम उसको सामने रखें तो उसमें पहले जिस तरह आप अनाउंस किया जाता था कि एक कैटेगरी में इतने प्लेयर थे, आपको याद होगा पिछले साल एक कैटेगरी में किसी खिलाड़ी को नहीं रखा गया था क्योंकि 24 और 25 की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो फॉल करता हो एक कैटेगरी के लिए। पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैरानकुन तौर पर बी कैटेगरी से शुरू हुआ था। इस मरतबा जो अभी जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है फॉर्मेट बेस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिवील नहीं करेगा कि कितने प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है, रिवील नहीं करेगा। भट्टी साहब, योर थॉट्स, आपको लगता है कि जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, वो इससे कवर हो सकेंगी नए सिस्टम से? और खास तौर पे कि 85% परफॉर्मेंस, 15% जो है वो सिलेक्शन कमेटी सेलेक्टर करेंगे, ये आपको कैसा लग रहा है मॉडल? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। हुमा, देखें आज तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो नया एक सिस्टम आया है ये कितना बेहतर है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आकिब जावेद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी तो हम कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज जो सबसे अच्छी नजर आ रही है वो ये कहा गया कि अब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा नजर आएगी। अब सवाल यह है कि अगर आज के बाद ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी तो इसका मतलब है कि पिछले सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और वही लोग जो पिछले सिस्टम को चला रहे थे
इस सिस्टम को भी चलाएंगे। अब डेटाबेस में 85% वो कह रहे हैं कि डेटाबेस सिस्टम होगा और 15% अब सिलेक्टर्स का काम रह गया है। तो डेटा में भी कल आकिब जावेद ने भी कहा कि इम्पैक्ट परफॉर्मेंस जो है उसको हम अहमियत देंगे। तो अब ये किस तरह इसको इम्पैक्ट परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा में भी गड़बड़ होती रही है। हमारे लोग जो हैं वो डेटा को भी ऊपर नीचे करके, कई बार उम्र जो है बच्चे की ज्यादा होती है, कम उम्र करके उसको चलिए उम्र के अलावा लेकिन जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस हैं या मैचेस हैं वो तो डेटा जो है वही रहेगा ना, अब उसको भी शामिल किया गया है, पूरा तरीकाकार वाज़ेह किया गया है। भट्टी साहब, सो डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ हेल्दी चेंज नाउ? देखिए, अगर मैं पीसीबी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं, बिल्कुल 100% चाहते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, लेकिन क्या यही मैनेजमेंट टीम इस सिस्टम को उस अंदाज में रन करेगी जो मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं? मेरे ख्याल में अगर कुछ नए चेहरे इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आकिब जावेद, मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक जो हमारी सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने गलत सिलेक्शन की, लेकिन उससे तासुर यही मिल रहा है कि इससे पहले सिस्टम जो था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि लड़के को अगर बी कैटेगरी मिल गई तो वो कहता था मैं ए कैटेगरी डिजर्व करता हूं। तो भट्टी साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपने ये तरीकेकार तो चेंज कर दिया, डेटाबेस एंड ऑल दैट, लेकिन लोग वही रखे हुए हैं, ये कह रहे हैं आप? एक में देखिए, पाकिस्तान में हुमा अब्दुल्ला बेतहाशा सिस्टम चेंज हुए और हम लोग मीडिया के लोग ही बैठकर कहते हैं कि बड़ा इनकलाबी ये सिस्टम है। एक मुझे, अगर सोहेल इमरान मेरी तस्दीक करें, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी 2000 में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी लाहौर के 5 स्टार होटल में जनरल तौकीर ज़िया ने की थी, जिसमें उन्होंने विजन 2000 अनाउंस किया था। एक साइड पर जावेद मियांदाद और रमीज राजा जनरल तौकीर ज़िया के मौजूद थे, एक साइड पर यावर सईद और नसीमुल गनी, 4 उनके जो एडवाइजर्स थे। और उस सिस्टम के जरिए 2003 में पाकिस्तान की नई टीम बनी, जिसमें राशिद लतीफ कप्तान, जावेद मियांदाद हेड कोच, हारून रशीद मैनेजर बने। फिर पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेताशा, उस सिस्टम को लोग आज भी याद करते हैं। आई होप कि ये सिस्टम भी उसी तरह, अगर जिस तरह मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को इंतहाई अदब के साथ कि अगर वो थोड़ा सा क्रिकेट में टाइम ज्यादा दे दें, इन लोगों पर नजर रखें जिन लोगों को उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी हैं। क्योंकि भट्टी साहब, वी वुड लव टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस, लेकिन लेट्स लीव इट फॉर टुमारो में भी, क्योंकि इस वक्त टाइम की बहुत कमी है एंड वी नीड रियली टू टेक अ ब्रेक ले रहे हैं। और थैंक यू सोहेल इमरान एंड भट्टी साहब। अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है जी। वफाक से पैसे देने का मामला, वफाक को पैसे देने का मामला, पार्टी में नाराज़ अरकान का ग्रुप या इमरान खान से मुलाकात की शर्त, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बैक वक्त कई महाजों पर लड़ रहे हैं और ऐसे में बजट की मंजूरी मामूल से कहीं बड़ा चैलेंज लग रहा है। और अंदरूनी इख्तलाफात का ये आलम है कि पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुहेल आफरीदी के करीबी लोग सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली को नाराज़ ग्रुप से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। मतलब ये वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जिसकी बातें डिनाई भी होती हैं, उसमें बहुत सी बातें हो रही हैं एक्चुअली, आपको पता ना, पहले डिनाई भी हुई है। जो होते हैं ना, ये बहुत फसादी होते हैं। बेशक वो पॉलिटिकल इस तरह हो या आपके अपनी फैमिली के हो, तो उसमें बहुत कुछ हो जाता होता है। जिस पर नाराज अरकान मजीद बरहम है। और एक और मामला भी है कि सुहेल आफरीदी के लिए खासा मुश्किल ये खड़ी कर सकता है कि वफाक को सूबों की तरफ से मिलने वाले 1700 अरब रुपए में सुहेल आफरीदी भी अपना हिस्सा डालने पर रजामंद हो चुके हैं। इसी पे जरा बात करते हैं कि किस तरह हाउ टू गो अबाउट इट। मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पर्सन टू टॉक टू मुशीर है खजाना, वजीर खजाना के। बहुत शुक्रिया खैबर पख्तूनख्वा में आपका मुजम्मिल साहब। सूबाई बजट पर बात करने से पहले वफाकी बजट पे हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपना मौक़िफ़ दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बुनियादी तौर पर क्या खामियाँ, क्या खूबियाँ इसमें नज़र आईं? देखिए, इसमें मैं बतौर मईशत का तालिब इल्म जो है इस पे कहूँगा कि वफाकी बजट जो है उसमें अक्सरियत के लिए, जो पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम है और वो अक्सरियत जो गरीब, मुतवसत या जो कम सतह में जिनकी आमदनी है, उसके लिए कुछ भी नहीं था। और अक़लियत के लिए जो है उसमें कुछ जिसे कहते हैं रिलीफ था।
और वो अक़लियत को भी वो रिलीफ दिए जो इसी हुकूमत ने अपने साबिक बजट में जो है उन पे इजाफी बोझ डाला था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो जो बोझ उन पे डाला था उसको जो है आप उसका तसलसल रखते। मैं ये कहूँगा कि आपने क्या मैसेज दिया कि आपने जो है जो अशराफिया तो नहीं कहूँगा, जो थोड़े से जो है मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए आपने इस बजट में जो है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और उससे तासुर देने की कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ है, तो वो नहीं है। और उनको क्यों फ़ायदा मिला? क्योंकि उनकी पहुंच है, उनकी आवाज़ है, वो खुद भी टीवी पे बैठते हैं, तो वो वफाकी हुकूमत ने उनको केटर कर दिया, आम आवाम को नहीं किया। व्हाट दैट। अब ये बताइएगा मुज़म्मिल साहब के सूबाई बजट की बात कर लेते हैं। अभी क्या कहा जा रहा है कि वफाक को सूबों की जानिब से जो फंड जाना है उसमें खैबर पख्तूनख्वा का भी ऑब्वियसली एक बड़ा हिस्सा होगा, और अगर ये कमिटमेंट हो चुकी है तो फिर ये बताएं कि आपको बजट तैयारी में क्या नई मुश्किलात का सामना नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो वफाक को जो इजाफी फंड सूबों से दरकार है, उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्लियर है कि खान साहब से जो हमारे चेयरमैन है मुलाकात कराई जाए और उनसे हम इजाज़त लेंगे। दूसरी ये कि जो NFC है उसमें हमारे जो जमशुदा इलाके हैं, जो साबिक फाटा है, उसको अभी तक NFC से शेयर नहीं मिलता, उसको जो है फौरी तौर पे अपडेशन की जाए। तो इसकी तो हमें यकीन दहानी करा दी गई है, और लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात के हम मुंतज़िर हैं। तो जब तक वो नहीं होगा और खान साहब जो है इस पे जो है अपनी कोई राय नहीं देंगे या अप्रूवल नहीं देंगे, तो हम उस वक्त तक कासिर होंगे वफाक को ये पैसे देने। अच्छा मुज़म्मिल साहब, वफाई मसाइल ना भी हों, खैबर पख्तूनख्वा के अपने मसाइल भी ऐसे हैं जिनमें बड़ा मुश्किल लगता है कि तरक्याती कामों के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा निकल सके। बहुत से MPs वगैरह भी आपको पता है इसीलिए क़यादत से नाराज़ भी चल रहे होते हैं। तो क्या बजट में ये सब मैनेज किया जाना मुमकिन होगा, या नाराज़ मेंबरान को समझना पड़ेगा कि सियासी इशूज़ को बजट से नत्थी ना किया जाए? देखिए, पाकिस्तान के पस मंज़र में देखें तो तमाम सूबाई हुकूमतें हों चाहे वफाकी हुकूमत हो, उनसे जो है एक्सपेक्टेशन तरक्याती अखराजात की बहुत ज़्यादा होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, और वो उनकी तवक्कुआत इसलिए होती हैं क्योंकि उनको भी अपनी आवाम को जवाब देना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में फिस्कल स्पेस है और ख़ास तौर पे जो सूबों की फिस्कल स्पेस है, उसका दारोमदार जो वफाक से ट्रांसफ़र होते हैं, और उस ट्रांसफ़र वो बहुत महदूद होते हैं, और सबसे पहले उसमें तरजीह दी जाती है तनख्वाहों की और पेंशन्स की। फिर उसके बाद जो है महकमे चलाने के लिए जो नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर जैसे बिजली, ये वो पेट्रोल, फ्यूल वगैरह, मेंटेनेंस, उस पर दी जाती है। आखिरी में जो फंड बचता है वो ही जो है सिर्फ तरक्याती अखराजात के लिए होता है। हमारे साथ तो एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हुई है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, सिक्योरिटी और लॉ, यस वी गॉट दैट। जल्दी से टाइम कम है, बता दें कि एक बात ये भी सामने आ रही है कि बजट पेश करने के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात की कोई शर्त रखी गई है, और अगर ये मुलाकात नहीं होती तो भी ऑब्वियसली बजट का तो पेश करना ज़रूरी होगा, एक आईनी ज़रूरत है ये। तो कब तक बजट आ सकता है आपकी नज़र में? देखिए, इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे कायद हैं। हर पार्टी अपने लीडरान से जो है मशवरा करती है, ये हमारा बुनियादी हक है। राज सवाल ये कि अगर हमारी मुलाकात फॉर सम रीज़न नहीं होती तो जो वफाक हमसे ताउन मांग रहा है, वो हमारे जो है जिसे कह लें कि अप्रोच से बाहर है, हम उसमें जो है नहीं ताउन कर सकेंगे। तो फिर अगर हम बजट देना भी पड़ा फॉर सम रीज़न, चाहे 3 माह का चाहे पूरे साल का, उसमें वो डिमांड इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकेगी, और वफाक को इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमारी मुलाकात और खान साहब जो है हमें उसका अप्रूवल नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल हसन साहब। अच्छा, अभी हमने आपको ये भी बताना है कि कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई की एक तकरीर के दौरान फ़लस्तीन के हामी तलबा ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि स्टूडेंट्स ने गजा की सूरत हाल और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के किरदार के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और विटनेसेस ये बता रहे हैं कि सुंदर पिचाई जो हैं वो जैसे ही उन्होंने स्टूडेंट्स से खिताब अपना शुरू किया तो स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने अपनी सीट से उठकर हॉल से बाहर जाना शुरू कर दिया। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। दे हैड द फ्लैग्स ऑन, फ़लस्तीनी परचम और एहतजाजी बैनर्स भी उठा रखे, कुछ चीज़ें चले गए और कुछ ने नारेबाजी भी की। तो ये सब कुछ भी हुआ। सब कुछ हुआ। अच्छा जी, दैट इज इट। कल मिलते हैं फिर, और कल हम जरा फीफा मैचेस की भी बात करेंगे। आपको पता है कि कल का पूरा दिन गुजरा है, देयर वाज नॉट अ सिंगल गोल स्कोर्ड। लेकिन इसी टुमारो इंशाल्लाह।